हाँ जी। तो कल वाली क्लास में हम मंडोर के प्रतिहार पढ़ रहे थे और मंडोर के प्रतिहारों को जानने के लिए अपने पास में दो अभिलेख हैं, जिनमें एक राजा बाउक की प्रशस्ति है, एक राजा कक्कुक द्वारा लगवाए गए घंटियाला के अभिलेख है। बाउक की प्रशस्ति जो कि 837 ईस्वी के है, बेसिकली मंडोर के विष्णु मंदिर में लगाई गई थी, जिसे कालांतर में उस पत्थर को किसी ने उठाकर जोधपुर के परकोटे के अंदर लगा दिया था। वो हमें जो प्रतिहारों की वंश परंपरा है उसकी जानकारी देती है कि भाई हरिश्चंद्र से लेके और बाउक तक राजा जो जो बने थे उनकी हमें जानकारी उस प्रशस्ति से मिल जाती है। फिर हमने पढ़ा उसके और विष्णु पूजा और शिव पूजा की जानकारी मिलती है। फिर घंटियाला वाले अभिलेख, मैंने बताया कि घंटियाला वाला एक अभिलेख जो है वो माता की साड़ नाम की एक जगह पर है, जो किसी टाइम एक जैन मंदिर हुआ करता था, जो कि कुक्कुक ने ही बनवाया था। प्राकृत भाषा में लगा हुआ अभिलेख है। उसके पास में खाखू देवल नाम की जगह पर फिर एक स्तंभ पर लेख लिखे हुए हैं, जिस स्तंभ के चारों तरफ गणपति की मूर्तियां, इसलिए गणपति स्तंभ या गणपति पिलर भी कहा जाता है। उसमें पहला जो संस्कृत का लेख है वो तो प्राकृत वाले का ट्रांसलेशन है, नीचे 3 लेख और लिखे हुए उसके। इन दोनों से भी अभिलेख जो है, इनसे भी हमें हरिश्चंद्र से लेके कुक्कुक जो भी राजा हुआ था वहां तक की हमें जानकारियां मिलती है। कौन कौन राजा हुए? तो पहला राजा हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, इसलिए विप्र लिखा हुआ है, तो इतिहासकार कहते हैं कि साहब ये ब्राह्मण था। रोहिलिद्धि उसकी उपाधि थी, जिसके लिए कहा जाता है कि इसका मतलब होता है योग क्रिया में निपुण व्यक्ति। फिर कहा जाता है उसके 2 रानियां थी, एक ब्राह्मण रानी थी, एक क्षत्रिय रानी थी। ब्राह्मण रानी से ब्राह्मण प्रतिहार हुए और क्षत्रिय रानी से क्षत्रिय प्रतिहार हुए। नाम और बताए गए भोग भट्ट, कक, रज्जिल और दद्द। पर रज्जिल से बाद में इनकी वंशावली शुरू होती है। बाद में नरभट्ट हुआ, वो शक्तिशाली आदमी था, पहला पहली उसकी उपाधि मिलती है। फिर एक नागभट्ट हुआ जो अपनी राजधानी को मेड़ता ले गया था। उसके 2 बेटे थे, एक तात और एक भोज। तात ने तो संन्यास धारण करके मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर मंडोर बैठ गया था और भोज ने बाद में राज्य किया था। फिर बाद में एक बड़ा राजा हुआ सिलूक, और सिलूक के लिए कहा जाता है कि उसने जो आपके है त्रवणी और वल को जीत लिया था और देवराज भट्टी का छत्र छीन कर ले आया था वो। फिर एक राजा उसके बाद में हम पढ़ते हैं कक, और कक के बारे में कहा जाता है कि मुंगेर के युद्ध में उसने प्रतिहार जो राजा थे वत्सराज, जो रघुवंशी प्रतिहार था, उसका साथ दिया था और धर्मपाल को जाके हरा के आया था। उसके बारे में कहा जाता है उसके व्याकरण आया करती थी, उसको न्याय शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता था, सभी भाषाओं में कविता कर लिया करता था, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञाता था वो। फिर उसके 2 बेटे हुए, एक तो बाउक और एक हुआ कक्कुक। पद्मिनी रानी से बाउक और दुर्लभ देवी से बाद में आपके कक्कुक। और उसके बारे में बाउक के बारे में बताया गया कि उसने भुहकूप के युद्ध में राजा मयूर को हराया था और मंडोर के अंदर वो एक बाउक वाली प्रशस्ति लगवाई थी। फिर कक्कुक के बारे में अपने पास में कई जानकारी है। एक तो घंटियाला वाले अभिलेख उसने लगवाए थे, वो हम पढ़ते ही हैं। फिर वो कहता है कि वड़नाल्य मंडल नाम के पास में जगह थी जहां के भीलों को, पालों को जला देता है, उपद्रव को शांत करता है, आभीरों के उपद्रव को शांत करता है। और रोहिंसकूप जो कि घंटियाला का पुराना नाम था, वहां पर महाजनों के रहने के लिए बाजार बनवा कर देता है। इसका मतलब रोहिंसकूप जो है वो एक व्यापारिक केंद्र रहा होगा। और मंडोर और घंटियाला दोनों में जय स्तंभ लगवाता है। उसे प्राकृत और संस्कृत भाषाएं आती थी, ऐसा उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसने भी इनके अंदर अपना योगदान दिया था। और हम पढ़ते हैं कि वो एक मग ब्राह्मण थे, उनके द्वारा तो लिखा गया था, और एक कृष्णेश्वर नाम के सुनार थे जिनके द्वारा उसको एनग्रेव किया गया था, उसकी प्रशस्ति को खोदा गया था। फिर हम और पढ़ते हैं इसके अंदर कि आपके वल में, त्रवणी में, माड़ में, मरु में, पचभद्रा में, अज में, गुजरातरा में, यहाँ आसपास जितने भी लोग रहते थे, कक्कुक ने उन सब की अनुराग प्राप्त किया था। इन जगह पर वो लोकप्रिय था। इसके बाद हमें डायरेक्टली राजाओं के नाम नहीं मिलते। चेराई वाला अभिलेख है वो जसकरण नाम के दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण का वापस उल्लेख करता है। फिर उसके बाद में आपका जो सहजपाल वाला अभिलेख है वो वापस ये बताता है कि किसी समय नाडोल के चौहानों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया होगा। फिर अंत में हम पढ़ते हैं कि यहाँ हमीर प्रतिहार नाम का राजा हुआ, जिससे उसी के भाई बंधु जो इंदा शाखा के प्रतिहार थे वो तंग हो गए थे और उन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा राठौड़ के साथ की और राठौड़ों को मंडोर का किला दहेज के अंदर दे दिया गया था। बेसिकली इतने दिनों से हम जो कुछ पढ़ रहे थे वो मध्यकालीन राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मिडेवल एरा के अंदर जब अपने राजा महाराजा थे तो कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से राजा महाराजा थे, वो चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम आधुनिक काल के अंदर प्रवेश करेंगे, हम आधुनिक राजस्थान पढ़ेंगे। जब हम हिस्ट्री को बड़े तौर पर यूं तोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि पुरानी जो सभ्यताओं का समय था या जो प्राचीन मौर्य गुप्त वंश थे वो हमारा एंशियंट है। बीच में जो मुस्लिम आने के बाद में जो एरा था ये हमारा मिडिवल है, और अंग्रेजों के आने के बाद का जो एरा है वो मॉडर्न है। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो अंग्रेजों के आने के बाद का एरा पढ़ेंगे, ठेठ वहां से शुरू करके, और हम बाद में जब हमारा राजस्थान का जो स्वरूप देखने को मिलता है, ये जो यूनिफिकेशन हुआ था, इंटीग्रेशन हुआ था, यहाँ तक लेकर आएंगे। तो हमें आसपास की इन पिछले
100-150 सालों की जो बातें थी उनके बारे में अपने ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। आप पिछले कई अटेम्प्ट को यदि देखोगे तो उनमें लगेगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मिडिवल से क्वेश्चन आते नहीं, मिडिवल से क्वेश्चन आते हैं, पर मिडिवल एक्चुअली जो हिस्ट्री है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है और उसकी कल्चरल हिस्ट्री है। अब जो कल्चरल हिस्ट्री है वो कल्चर का पोर्शन हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आया कि कौन से किले के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप ये नहीं कहते कि राजा का सवाल है, आप कहते हो किले का सवाल है। किला आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर किस में आती है, आप कह देते हो कि कल्चर के अंदर आती है। कोई पेंटिंग का सवाल पूछ लिया, आप कहते हो कल्चर के अंदर है, जबकि वो राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई ही चीज होती है। और एंशिएंट तो अपने ज्यादा है भी नहीं, ज्यादा हिस्ट्री मिली नहीं, थोड़ी सी है। हम जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे कि ले दे के 2 क्लासों के अंदर एंशिएंट पूरी खत्म हो जाती है। तो आज हम मॉडर्न, जो कि एक सेक्शन भी ठीक ठाक सा है, बेसिकली हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। फिर हम पढ़ेंगे हमारे ट्राइबल्स मूवमेंट जो हुए थे उनके बारे में, जनजातीय आंदोलन। पीजेंट मूवमेंट जो हुए थे उनके बारे में, किसान आंदोलन। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे प्रजामंडल की किस प्रकार राजस्थान में पब्लिक के अंदर अवेकनिंग आई थी और किस प्रकार लास्ट में जाके राजस्थान का इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन हुआ था। तो 5 बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। इनके अंदर खूब सारी पर्सनालिटीज के नाम पढ़ लेंगे। तो अपने सिलेबस जब मैंने डिस्कस किया था तो एक पॉइंट ही था अलग से, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। कुछ व्यक्तित्व हमने मिडिवल के अंदर पढ़ लिए, कुछ व्यक्तित्व अपने यहाँ पढ़ लेंगे। उनके अखबार पढ़ेंगे, उनकी मैगजीन्स पढ़ेंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, खूब सारी चीजें आएगी। थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हम, आप दिमाग लगाना, ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने बताया कि पहला टॉपिक अपने पढ़ेंगे 1857 की क्रांति से शुरू करेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद जो बड़ी घटना थी अपने राजस्थान के अंदर वो 1857 की क्रांति है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है। पर मैं थोड़ा सा उससे पीछे जाना चाहूंगा। 1857 की क्रांति से अपना और अंग्रेजों का जो लेना देना है वो बेसिकली 1803 के अंदर अपने को दिखाई देता है। थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं, देखो सुनिए आप बातें। मैं कहूं कि 1803 में हमारी 2 रियासतें, भरतपुर और अलवर, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेती है। हालांकि जयपुर जोधपुर वालों ने भी संधि की थी, पर अंग्रेजों ने वो संधियां मानी नहीं। मान्य जो संधियां रही थी वो भरतपुर और अलवर वाली संधियां रही। इस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो गवर्नर जनरल तो था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल हुआ करता था इस टाइम। और जो अपने से बातचीत कर रहा था संधियों की, उनका जो प्रतिनिधि था, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था, मैंने नाम बताया होगा पहले कभी, लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक बातचीत कर रहा था अपने से। सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधियां बोला करते थे इनको। और ये जो सहायक संधियां थी, ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली जो कि कलकत्ता में बैठा करता था, और उसका एक बंदा लॉर्ड लेक जो अपने यहाँ पे भरतपुर वाला आक्रमण करता है, उसने यहाँ पर ये बातचीत करके इनसे ये संधियां वगैरह की थी। भरतपुर अलवर वाली 2 संधियां मान्य रही थी, बाकी वाली अंग्रेजों ने रद्द कर दी। उसके बाद अपने संधियां हुई 1817-18 में। अंग्रेज मराठों के साथ फाइनली 3rd एंग्लो मराठा वॉर लड़ रहे हैं। और उस टाइम जब मराठे हार गए या जब मराठों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा, तो वास्तव में वो पिंडारियों और मराठों दोनों के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध था। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तब और अच्छे से उसमें जानेंगे। तब अंग्रेजों को लगा कि राजस्थान के राजाओं की सहायता ली जानी चाहिए। राजस्थान के राजा पिंडारियों और मराठों से तंग थे ही, इसलिए राजस्थान के राजा तो राजी राजी मान गए कि हम आपसे संधियां करने के लिए तैयार हैं। और इस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करता था 1817-18 में भी सबने, फिर मेरा पढ़ा है 1823 के अंदर आपके शुरू ही करता है, बाकी सबने 17-18 में कर ली थी। जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और जो बातचीत करने के लिए जो बंदा आया था उनकी तरफ से, वो बंदा था अपने चार्ल्स मेटकॉफ। हालांकि अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ वाली नीचे वाली रियासतें, उनसे बातचीत करने के लिए एक बंदा था जॉन मेलकम। पर आपसे क्वेश्चन में ये मेटकॉफ ही पूछा जाएगा, ये याद रखना। मुझे याद है एक बार की क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान की रियासतों के साथ संधियों के लिए बातचीत करने वाला अंग्रेज ऑफिसर कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉफ का नाम याद रखना। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ जॉन मेलकम ने, ये मालवा का रेजिडेंट हुआ करता था उस टाइम, इसने बातचीत की थी। चार्ल्स मेटकॉफ उस टाइम दिल्ली का रेजिडेंट हुआ करता था, तो कईयों से उसने बात की थी।
अंग्रेजों के ऑफिसर हुआ करते थे, रेजिडेंट बोलते थे उनको, मैं अभी और बताऊंगा आपको। फिर जेम्स टोड, पहले ये माहौल बनाने वाला बंदा जेम्स टोड था। और मैंने कभी आपको बताया था कि जब पिंडारियों के और मराठों के खिलाफ युद्ध शुरू करने जा रहे थे तो टोड सबसे पहले जालिम सिंह झाला से जाकर मिलता है और जालिम सिंह झाला को कहता है कि आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। मैंने बातें बताई थी कि जालिम सिंह झाला को तब तक दिखाई तो नहीं देता था, पर वो तब भी शायद आगे को देख पा रहा था, दूरदर्शी आदमी था, फोरसाइटेडनेस थी उसमें इस बात की, और उसने उसे कहा कि हाँ हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और उसने जेम्स टोड को कहा था कि मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर कंपनी पूरे भारत पर कब्जा कर लेगी। तो ये माहौल पहले जेम्स टोड ने बनाया संधियों वाला, सहायता वगैरह इनसे लेने शुरू कर दी थी, इसीलिए हम देखते हैं कि कोटा 17 के अंदर ही संधि कर लेता है बहुत जल्दी। और मेटकॉफ और जॉन मेलकम यहाँ पर बातचीत करने वाले थे। इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इस टाइम जो गवर्नर जनरल है वो आपके लॉर्ड वेलेस्ली था। मोटी मोटी सी बात, ये अपने से उनका कॉन्टेक्ट था अंग्रेजों का, उस टाइम अपने ये कॉन्टेक्ट के अंदर आए थे। 1718 में जब अंग्रेजों ने संधियां की, संधियां करने के बाद कहा कि भाई संधि का क्या मतलब हुआ। संधि का देखो मतलब बताता हूं मैं, कि एक कोई रियासत है, एक कोई प्रिंसली स्टेट है, ये रियासत है, ये प्रिंसली स्टेट है कोई एक, और ये संधि कर रहा है अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज बोले तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी अंग्रेजों की कंपनी, उनके साथ संधि कर रहे हैं। जब भी किसी रियासत के साथ कंपनी संधि करती, सिंपल सीधी सीधी सी बात किया करती थी। अंग्रेजों ने आके इस रियासत को कहा कि भाई साहब आज के बाद तेरी तरफ से लड़ाई के अधिकार हमें देते, या और अच्छे शब्दों में बताऊं तो इस रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी, अंग्रेजों ने कहा कि तेरे को आज के बाद लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तेरे पे कोई लड़ाई करे हम जाएंगे तेरे तरफ से लड़ने के लिए, तेरे सुरक्षा के अधिकार हमें देते। कोई दूसरा तेरे खिलाफ है, अपने राजाओं का देख लेना, वो मराठे आएंगे, पिंडारी मराठे, ये लड़ते हैं हमसे, तो चिंता मत कर, हम लड़ेंगे अब तेरी तरफ से। पर जब हम उनसे लड़ेंगे तो उनसे बातचीत करने का अधिकार भी तो हमारे पास होना चाहिए। कब लड़ें, कहां लड़ें, कब रोकें, कब शुरू करें, ये भी तो बात होनी चाहिए। ये तो है नहीं अनवरत लड़ाई चलती रहेगी, कभी लड़ाई में संधि भी करनी पड़ जाती है, तो वो अधिकार भी तो हमारे पास होने चाहिए। तो उसने, राजा ने कहा ठीक, जब मेरी तरफ से लड़ने ही तुम जाओगे तो बातचीत भी तुम ही कर लेना। तो अंग्रेजों ने कहा तो फिर दो मामले हो गए, सिक्योरिटी तो देगा ही, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले भी हमें दे। राजा ने कहा ठीक है। तो अंग्रेज किसी भी रियासत से दो चीज ले लिया करते थे, एक तो सुरक्षा और एक विदेशी मामले, सिक्योरिटी अफेयर्स, और दूसरा आपके एक्सटर्नल अफेयर्स का दो या फॉरेन अफेयर्स का दो, विदेशी मामले। कि अब ये रियासत इस रियासत से बातचीत करेगी तो ये राजा इस राजा से बातचीत नहीं कर सकता, इस राजा की तरफ से अंग्रेज बातचीत करेंगे। कहा ठीक, हम तेरी सुरक्षा करेंगे, और तेरी सुरक्षा नहीं, तेरे बाद तेरे बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते, लड़पोते, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक सूरज और चांद रहेगा संधि मानी जाएगी। मतलब जब तक दोनों की तरफ से संधि का वॉयलेशन नहीं किया जाता है, उल्लंघन नहीं किया जाता है, तब तक अपने बीच में संधि बनी रहेगी। राजा ने कहा और चाहिए ही क्या, मराठों पिंडारियों से तुम पीछा छुड़वा ही दोगे कि हाँ, और कब मराठे पिंडारी छोड़, तेरे पे कोई आंच भी आएगी तो तेरे राज्य के अंदर भी यदि कोई तेरे को हटाने की कोशिश करेंगे, हम तेरा साथ देंगे। कहा ठीक है, और ही ठीक है। राजा सामंतों से बड़ा परेशान हुआ करता था, सामंत चलते ही विद्रोह कर दिया करते थे कई बार, राजाओं की हालत इन दिनों में खराब चल रही थी थोड़ी, तो कहा हम दबाएंगे। अंग्रेजों ने कहा उसकी तू चिंता ही मत कर। पर अंग्रेजों ने कहा कि अब जब हम तेरी सुरक्षा करेंगे तो फिर हमारी सेना तेरे को रखनी पड़ेगी। राजा ने कहा ठीक है। तो अंग्रेज अपनी एक सेना की टुकड़ी, अंग्रेजों की एक सेना की जो टुकड़ी है वो अब यहां पे रहती थी, रियासत की, अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी रियासत के अंदर रहेगी। अब जब तेरे विदेशी मामले हम देखेंगे तो एक बातचीत करने वाला अधिकारी भी तो होना चाहिए, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, वो एक बंदा भी तो यहां पर रहना चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, एक बंदा छोड़ दो। तो अंग्रेज अपना एक बंदा राजधानी के अंदर छोड़ते थे, अपनी सेना छोड़ते थे, अपना एक बंदा छोड़ते थे। वो बंदा पॉलिटिकल मैटर देखेगा, लड़ाई झगड़े ये सब तो पॉलिटिकल मैटर है, राजा से बात करना नहीं करना, राजा से संबंधित मामला राजनीतिक पॉलिटिकल मैटर है, तो वो बंदा पॉलिटिकल मैटर देखा करता था। पॉलिटिकल मैटर देखता इसलिए उसको बोलते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट,
पॉलिटिकल एजेंट कहा करते थे, या उसका एक नाम और हुआ करता था। चूंकि वो राजधानी में रहता था, उसका राजधानी में रेजिडेंस होता था कि वो रियासत की राजधानी में रहेगा, यहां उसका रेजिडेंस है, तो उसको कहते हैं रेजिडेंट। हालांकि कई जगह अलग अलग भी हुआ करते थे, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी हुआ करता था, पर बड़े तौर पर अपने को यही याद रखना है कि अंग्रेजों का एक आदमी जो राजधानी में रहता था उसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते थे या उसको रेजिडेंट बोला करते थे। संधि में क्या बात हुई, जो भी राजा संधि कर रहा है वो अंग्रेजों को दो प्रकार के मैटर दे देगा। कौन कौन से मैटर? तो का एक तो दे देगा आपके सुरक्षा के मामले, अब उस राजा की तरफ से लड़ाई के सारे अधिकार अंग्रेजों को दिए जाते हैं, उस राजा पे कोई भी अटैक करेगा अंग्रेज संभालेंगे। और एक बातचीत के, राजा के साथ बातचीत करने के लिए अंग्रेजों का एक अफसर रहेगा, और वो किसी दूसरे के साथ लड़ाई वगैरह हो रही है तो वो राजा की तरफ से बातचीत कर लेगा। विदेशी मामले भी अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। वो अफसर जो था उसको पॉलिटिकल एजेंट बोलते या उसको रेजिडेंट कहा करते थे, क्योंकि उसका रेजिडेंस वहीं हुआ करता था। राजा की तो मगजमारी खत्म हो गई। अब राजा कहता तो वापस बदले में क्या लोगे मेरे से? तो अंग्रेज कहते हैं कि बदले में तू हमें रुपए दे दिया कर। तो बदले में जो राजा थे वो अंग्रेजों को धन दे दिया करते। राजा को पता था कि अंग्रेजों को नहीं दूंगा तो मराठे पिंडारी तो लूट लूट के लेके जाते ही है, मराठों की लूटमार चालू थी, इनको देना पड़ता है, इससे अच्छा इनको ही दे दो यार, अंग्रेजों को दे दो, इस लूटमार से तो बच जाएंगे। ये भले हैं बाप, मराठों का इनको तो भरोसा ही नहीं, चलते आते खेत बाढ़ते आते हैं कोई, तो इनको ही दे दिया जाए, अपने कोई दिक्कत नहीं। ये संधि थी सीधी सीधी। अंग्रेजों ने एक बात कहा कि तेरे इंटरनल मैटर के अंदर हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तू जाने तेरा काम जाने। अब ऐसा उन्होंने सब रियासतों के साथ कर ली। मान लो राजस्थान के अंदर खूब सारी रियासतें हैं और उन्होंने सबके साथ ऐसे संधियां कर ली। यहां पर भी अंग्रेजों की सेना, यहां पर भी अंग्रेजों की सेना, सब जगह अंग्रेजों की सेना, सब जगह अंग्रेजों का रेजिडेंट। अब इस रियासत और इस रियासत के बीच में युद्ध होगा यदि, तो इधर से भी अंग्रेज लड़ेंगे, इधर से भी अंग्रेज लड़ेंगे। इनके बीच बातचीत होगी तो इधर से भी अंग्रेज करेंगे, इधर से भी अंग्रेज करेंगे। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद हो गई थी। अंग्रेजों के आने के बाद हम केवल वासन पीर वाली लड़ाई पढ़ते हैं बीकानेर जैसलमेर के बीच में, वो यूं पंगे पंगे में ही हो गई थी। बाकी अंग्रेजों के आने के बाद आपस में कोई लड़ाइयां नहीं हुई। धन्यवाद दिया जाना चाहिए उनको, शांति काल था, पीसफुल एनवायरमेंट तो वही लेके आए थे। वरना थे 700 ईस्वी से लेके 1818 तक तो या तो पहले तुर्कों मुगलों से भिड़ते रहे, बाद में कोई मराठों से पिंडारियों से लड़ते रहे, और कोई नहीं मिला तो आपस में गुत्थम गुत्था हो गया। लड़ाइयां तो थी, उनसे यदि पिंड छुटा है तो बापड़े भले अंग्रेज थे जिन्होंने आगे कम से कम उनसे पिंड छुड़वाए, क्या लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। और अब सबकी तरफ से जब अंग्रेजों को बातचीत करनी थी तो अपने आप ही शांति करवा दी। पर मुझे लगता है यार वो कितने इंटेलिजेंट लोग थे, कितना दिमाग था उनमें। आप देखो कि वो गए, मान लो जयपुर के राजा के पास आए और जयपुर के राजा को आके उन्होंने कहा कि जयपुर के राजा जी, जगत सिंह सेकंड जी, संधि करोगे हमसे? राजा ने कहा कर लूंगा। क्या करना है संधि में? करना कुछ ही नहीं है, हमारी सेना रख लो, आपके लड़ने की काम आएगी, बदले में धन दे दो। राजा ने कहा सिंपल ही है क्या? हाँ ठीक है, तो आज के बाद रक्षा करेंगे अंग्रेज। जयपुर का राजा उनको पैसा दे देगा। अच्छा रक्षा कैसे करोगे? सैनिक तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा वो हम देख लेंगे। दूसरे दिन अंग्रेजों ने जयपुर के अखबार में विज्ञापन दिया कि सेना के लिए इतने फीट हाइट, इतना सीना, इतना वेट, इतनी उम्र युवाओं की आवश्यकता है, पहले आओ पहले पाओ। दूसरे दिन जयपुर के युवा दौड़ दौड़ के गया, यार मुझे ले लो। अंग्रेजों ने आर्मी में उनको ले लिया, हट्टे कट्टे नौजवान देख के। जयपुर के युवा जयपुर की सेना में है, जयपुर की रक्षा करते हैं, जयपुर का राजा पैसा देता है, नाम अंग्रेजों का है। क्या इंटेलिजेंस है यार लोगों की। फिर कहें कि साहब अंग्रेजों ने हमें अधीन कर लिया था, कर नहीं थे। भौतिक सभ्यता के मामले में हमसे वो कोसों आगे थे। हम कहीं ना कहीं मध्यकाल के अंदर जी रहे थे, वो लोग आधुनिक हो चुके थे।
जो समय का अंतराल था वो नहीं पाटा जा सकता था। उनका दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा था और उन्होंने हम सब के साथ ऐसे धीरे धीरे करके सबके साथ में संधियां कर ली थी। तो 1817-18 की जो मुख्य मुख्य संधियां थी वो ये थी। तो अब मान लो जैसे हम कहते हैं कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हुआ करती थी। हालांकि झालावाड़ तो अपने बनी बाद के अंदर थी, बाकी वाली रियासतें अपने माने तो कि भाई 18 रियासतें तो थी अपने। हालांकि शाहपुरा वाला मामला भी गड़बड़ रहता था। शाहपुरा कभी रियासत मानी जाती है, कभी रियासत नहीं मानी जाती। मेवाड़ वाले थप्पड़ मार के टैक्स ले जाते कभी, तब तो मानी नहीं जाती वरना मान ली जाती थी। पर फिर भी अपने कहें तो 17-18 रियासतें थी। तो कितने रेजिडेंट आ गए? 17-18 रेजिडेंट आ गए। सब जगह एक 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 एक, एक आदमी बिठा दिया। राजा को कोई बात करनी है तो रेजिडेंट को कह दो। अब रेजिडेंट किसको कहेगा आगे? तो इन सब रेजिडेंट पे एक अफसर और बनाया गया, दिल्ली के अंदर बैठता था, उसको बोलते थे रेजिडेंट फॉर राजपूताना। पूरे राजपूताना का रेजिडेंट, रेजिडेंट फॉर राजपूताना बनाया गया, दिल्ली के अंदर बैठा करता था। सब रियासतों में एक एक रेजिडेंट बैठा है। इन रेजिडेंट को जाकर रिपोर्ट किसके पास करनी है? तो रेजिडेंट फॉर राजपूताना के पास में करनी है। और रेजिडेंट फॉर राजपूताना जो है वो कौन है? दिल्ली के अंदर जो बैठा है उसका नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। तो अपना पहला जो रेजिडेंट फॉर राजपूताना बनाया गया था वो डेविड ऑक्टरलोनी था। डेविड ऑक्टरलोनी को कहा कि आप रेजिडेंट फॉर राजपूताना हो। का ठीक याद रहेगा। संधियों के तहत प्रत्येक रियासत में पॉलिटिकल एजेंट्स की नियुक्ति की गई। ये पॉलिटिकल एजेंट दिल्ली के रेजिडेंट फॉर राजपूताना के अधीन होते थे तथा प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना जो दिल्ली के अंदर नियुक्त किया गया था उस आदमी का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। ऑक्टरलोनी को कहा कि तू संभाल भाई इनको। तो ऑक्टरलोनी ने कहा ठीक। थोड़े दिनों बाद कहा कि यार ये ना दिल्ली से पार नहीं पड़े यार, राजस्थान की रियासतें जब है तो यार कोई इनके सेंटर देखो यार, इनके बीच में कोई जगह देखो जहां से इन सब पर नियंत्रण रखा जा सके। कोई जगह है? कहा साहब कभी अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी अजमेर। फिर जब तुर्क आ गए थे तो भी राजस्थान पे नियंत्रण करने का प्रयास तो अजमेर से ही करते थे। फिर जब मुगल थे तो मुगल भी अजमेर को अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करते थे। इवन मराठे भी कोशिश किया करते थे। सिंधिया के पास अजमेर हुआ करता था और हमने सिंधिया से छीन लिया है, अब अपने पास ही है सर अजमेर। यहां को राजा वाजा नहीं बनता अलग से। और अजमेर के अंदर यदि बंदा बिठा दिया जाए तो इन सब पे ध्यान रख लेगा। कहा सर अजमेर तो इनके हार्ट ऑफ राजस्थान ही है, राजस्थान का हृदय कहलाता है। तो कहा दिल्ली वाली व्यवस्था बंद करो और इसको अजमेर के अंदर लेके आओ। तो अच्छा रेजिडेंट फॉर राजपूताना को अजमेर में लेके आ जाए कि हाँ अजमेर तो ले आओ पर इसका नाम चेंज करो यार थोड़ा सा। ये रेजिडेंट फॉर राजपूताना में, रेजिडेंट तो फिर ये सारे रेजिडेंट ही होते हैं, थोड़ा नाम अलग कर दिया जाए। तो नाम कर दिया गया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एजेंट है। एजेंट टू गवर्नर जनरल होगा, अजमेर के अंदर बैठेगा। आज से इसको रेजिडेंट फॉर राजपूताना नहीं कहेंगे, आज के बाद इसको एजीजी कह देंगे क्योंकि जीजी का एजेंट है। जीजी मतलब गवर्नर जनरल, एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब यह व्यवस्था की गई? तो यह कहा गया 1832। अच्छा पहले एजीजी कौन होंगे? जीजी का एजेंट पहला कौन बनेगा? तो कहा अब्राहम लॉकेट। अब्राहम लॉकेट को कहा गया कि साहब आप पहले एजीजी हो। याद रख लेना कि एजीजी का ऑफिस अजमेर में कब लेकर आए थे? तो 1832 में। और पहला जो एजीजी था वो किसको बनाया गया था? तो वो आपके अब्राहम लॉकेट को बनाया गया था। और याद करना आप बात, मैंने बताया था कि 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दरबार लगाया था अजमेर में। मैंने यह भी बताया था कि उसके अंदर जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो दरबार लगाने का मतलब यही है कि गवर्नर जनरल खुद आया, उसने कहा ये मेरा एजेंट तो यहां पर बैठेगा ही, मेरे से और मिल लो। अपने सारे राजाओं से मिल के गया और कह के गया कि भाई ये तुम्हारा अफसर है, ये एजीजी है, ये एजेंट है मेरा, इसके साथ बातचीत करोगे मतलब मेरे साथ करोगे। राजाओं ने कहा विश्वास, आप खुद आ गए, इससे अच्छा तो और हुई क्या। तो राजाओं का थोड़ा विश्वास जम गया कि हाँ सही है भैया यहाँ पर।
तो अब्राहम लॉकेट अपना पहला एजीजी हुआ करता था 1832। अजमेर के अंदर मुख्यालय बना लिया इन लोगों ने, अपना हेडक्वार्टर था एजीजी का। और बाप रे, गोरे धोले लोग, गोरे लोग एकदम, अपने इधर पड़े गर्मी राजस्थान के अंदर, चामड़ी बढ़ गई उनकी। तो अंग्रेजों ने पूछा, यार कोई ठंडी जगह तो होगी थोड़ा बहुत कहीं पे। कहा साहब ले देंगे, एक जगह है जो इनके ठंडी है थोड़ी, अपने रहने लायक टाइप किसी जगह। कौन सी? आबू रे पहाड़ा में। मलजी मोर वहीं बुलाते हैं। आबू वाले पहाड़ों पे यदि जगह मिल जाए रहने के लिए तो मजा आ जाए। ये आबू वाले पहाड़ किसके पास है? वो तो सिरोही के राजा के पास है। अच्छा, वही जिसके साथ अपने सबसे लास्ट में संधि कर रहे थे। हाँ बस एग्जैक्टली। तो सिरोही वाले राजा का कि राजा जी इधर थोड़ी जमीनड़ी दे दो, तो 2 मकान बना लें, हमारे रहने का थोड़ा ठीक हो जाए यार, ये जगह थोड़ी ठीक बताई। सिरोही दरबार ने भी कहा कि जगह तो ठीक है जब, कभी हमारे ऋषि मुनि तो यहाँ पे रिसर्च किया करते थे। और हमारे ऋषि वशिष्ठ ने तो क्या रिसर्च की कि उसने तो बाकायदा 4 आदमी उत्पन्न कर दिए साहब, जिनको प्रकनली शिशु बोलते हो आप, हमारे अग्नि से पैदा कर लिए थे। जगह तो है ही अपने आप में कुछ। यहां थोड़ी सी दो देखे, सिरोही वालों से जमीन खरीद के आबू के अंदर। तो बाद में जो एजीजी का मुख्यालय था इसको आबू ले गए। पहले अजमेर में लेके आए थे, फिर आबू ले गए। पर आबू तो एकदम साइड में पड़ा है आपके, गुजरात के पास जाके पड़ा है वहां पर। तो वहां से कंट्रोल कैसे हो? तो कहा आधा आधा, समर कैपिटल तो कर लो, गर्मी वाली जो राजधानी है वो तो कर लो अपने आबू, और जो विंटर कैपिटल है, सर्दी वाली जो राजधानी है, वो कर लो अपने अजमेर। आधे टाइम आबू रह जाओ, आधे टाइम अजमेर रह जाओ। पर बेटे गौरों को आबू में मजे आते, तो उधर उधर ही रहने शुरू हो गए, इधर आने ही बंद कर दिया। तो फिर बाकायदा रूल लेके 1864 के आसपास में कि नहीं आना पड़ेगा, आधे इधर आओ आधे उधर आओ। तो बाद में तो 6-6 महीने की व्यवस्था ही ले आए थे 1864 में, तो कि 6 महीने रहोगे आबू और 6 महीने रहोगे अजमेर। यह व्यवस्था आज दिन तक है। अब वो एजीजी की जो पोस्ट है, जो पूरे राजस्थान को हैंडल करने वाला बंदा है, उसको हम बोलते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल जो हमारा होता है वो गर्मियों में तो रहता है आबू, और सर्दियों में रहता है, अब अजमेर नहीं रहेगा क्योंकि राजधानी अजमेर नहीं है, अब रहेगा जयपुर। तो अब आधा टाइम उधर आबू बिता लेता है, आधा टाइम इधर जयपुर बिता लेता है, या कुछ दिन आबू रहता है और कुछ दिन जयपुर रह जाता है। यहाँ पे वैसे राज्यपाल के पास कोई काम तो होता नहीं, तो घूमिया थोड़े दिन आबू जाके आ जा, थोड़े दिन अपने इधर जयपुर के अंदर रह जाता है आके। ये याद रखना भाई। कुल मिला के याद रखने वाली बात यह कि 1817-18 की संधियों के बाद रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए थे, जो पहले दिल्ली के रेजिडेंट फॉर राजपुताना को रिपोर्ट किया करते थे, जो कि डेविड ऑक्टरलोनी था। लेकिन 1832 में अजमेर में एजेंट टू गवर्नर जनरल हेडक्वार्टर बनाया गया था। पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल अब्राहम लॉकेट थे। थोड़े दिनों बाद में आबू एजेंट टू गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर भेजा गया, और बाद में ये व्यवस्था कर दी गई कि आधे आधे टाइम तक गर्मी के अंदर रह जाओ आबू और सर्दी के अंदर रह जाओ अपने तो अजमेर। अपने चूंकि 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, इसलिए 57 वाली क्रांति के टाइम में जो अपने एजीजी थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।